हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने देखा था रिलीजन्स के बारे में, रेडिएशन लॉ के बारे में देख लिया था, और उसके बाद में हमने प्लांक रेडिएशन लॉ के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लांक रेडिएशन लॉ को पढ़ने से पहले हमने उसका जो प्लांक ऑसिलेशंस है या फिर ऑसिलेटर है प्लांक, उनका माध्य ऊर्जा निकाला था, मीन एनर्जी। तो मीन एनर्जी कैलकुलेट हमने की और वो मीन एनर्जी हमारे पास क्या आई थी? E इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये मीन एनर्जी आई थी एक प्लांक ऑसिलेटर की। अब हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लांक रेडिएशन लॉ। रेडिएशन लॉ का मीन कि हमें यू लेमडा और लेमडा में रिलेशन चाहिए। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी और लेमडा तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ में हमें रिलेशन चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। प्लांक रेडिएशन लॉ। तो क्या है प्लांक रेडिएशन लॉ? कि अकॉर्डिंग टू प्लांक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए radiation emitted by a black body in range between nu to nu plus d nu is। तो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? तो एनर्जी डेंसिटी होगी इसकी यू न्यू टू यहाँ से न्यू प्लस डी न्यू की रेंज में। तो इसे हम क्या लिखेंगे? यू न्यू डी न्यू इक्वल टू एन न्यू डी न्यू। ये क्या है? ये हमारे पास ऑसिलेटर्स की संख्या है कि उस रेंज में, इस रेंज में कितने ऑसिलेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका नंबर है ये। और इनटू में एक एनर्जी, मतलब एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। किस रेंज में? न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू रेंज में। तो चलिए हमें कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पहले चाहिए नंबर डेंसिटी। ये किस रेंज में? इस रेंज में। तो नंबर डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटर या फिर वाइब्रेशन मोड, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्लांक ऑसिलेटर इज कितनी हो जाएगी? एन न्यू डी न्यू इक्वल टू, जो कि देखो प्लांक ऑसिलेटर हो या फिर वाइब्रेशन मोड हो। तो वाइब्रेशन मोड हमने कहाँ काम में लिया था? रेलेजेंस में। तो रेलेजेंस में हमने देखा था कि जो वाइब्रेशन मोड होते हैं वो कितने होते हैं, जो रेलेजेंस ने कैलकुलेट किए थे एन न्यू डी न्यू इक्वल टू, वो थे 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब डी न्यू। इतने थे। किस रेंज में? न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में। तो इतने, क्योंकि जितने मोड होंगे, क्योंकि वहां भी तो यही था कि उन्होंने क्या कंसिडर किया था? एक क्यूबिकल कैविटी कंसिडर की थी। तो क्यूबिकल कैविटी में जैसे ये है तो ये एक वेव है, तो ये अपने आप में एक ऑसिलेशन है। तो इस टाइप से उतने ही वाइब्रेशन मोड होंगे जितने प्लांक ऑसिलेटर है। तो ये इसका संख्या हमारे पास यहाँ से आ गई। अब हम इसे क्या करेंगे? इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलो हम इसको इक्वेशन दे देते हैं, और इसको भी हमें चलो ठीक है लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यू न्यू डी न्यू इक्वल टू, इसकी जगह ये आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब डी न्यू, और एवरेज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर। तो इस एवरेज एनर्जी को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो यू न्यू डी न्यू
इक्वल टू एट पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब डी न्यू इंटू कितनी है एवरेज एनर्जी, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये आ गई। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो यू न्यू डी न्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, न्यू की क्यूब हो जाएगी एट पाई एच न्यू की क्यूब अपॉन सी की क्यूब, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू। तो ये क्या आ गया, ये एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारे पास किस रेंज में, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में एनर्जी डेंसिटी। बट हम इसको अब क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लेमडा की फॉर्मेट में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लेमडा की फॉर्मेट में अवेलेबल है। हमारा जो ग्राफ है या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं अपन, तो वो लेमडा की फॉर्मेट में हमारे पास, तो हम इसको लेमडा की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं फिर एक मिनट, तो सिमिलरली राइट द एनर्जी डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की फॉर्म में लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू, सही है। अब सी अपॉन न्यू होता है या फिर न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू है ना हमारे पास, तो एक ही बात है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो न्यू की जगह हमें सी अपॉन लेमडा रखना है। और फिर यहाँ पे डी न्यू है, तो डी न्यू की जगह हम क्या रख देंगे, डी न्यू इक्वल टू -1 अपॉन या फिर सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। अब यहाँ पे ये माइनस में है, हमें इसका मोड ऑफ लेना है, बिकॉज समझ गए होंगे आप, इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यू, अब यू लेमडा, ओके, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू एट पाई एच न्यू की जगह तो मुझे क्या रखना है, सी, तो सी क्यूब आएगा अपॉन लेमडा की क्यूब, फिर सी की क्यूब पहले से है नीचे, इंटू ई की 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू की जगह वापस से सी अपॉन लेमडा के टी ई की पावर में आई है ना -1, और फिर डी न्यू की जगह ये रहा सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा सा। सी की क्यूब से सी की क्यूब कैंसिल हो रहा है, ये लेमडा की पावर 5 बन गया। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ से, तो देखिए यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एट पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा। ये आ गया इस इक्वेशन को, और ये इस इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं अपन, प्लांक रेडिएशन लॉ। इसको अपन क्या दे देते हैं, इक्वेशन 3 तक हो गया, इसको 4 दे देते हैं। तो ये लो इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होती है, प्लांक रेडिएशन लॉ को डिनोट करती है। अब वैसे सेम तरीके से अगर हम इसका भी ग्राफ देखना चाहें प्लांक रेडिएशन लॉ के लिए, तो इसका ग्राफ जैसे कि हमने रेले जीन्स के और वो देखे थे दोनों, तो वैसे ही इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। और जब यू लेमडा के बीच में और लेमडा के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है इससे, तो ये एग्जैक्ट मैच होता है किससे, कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम से, या कि ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम से। तो ये जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है, ये सेटिस्फाई टोटली कर पा रहा था किसे, प्लैंक रेडिएशन को समझा पा रहा था। तो यहाँ से
ये हुआ कि अगर आप रेडिएशन या फिर अपन ऐसा बोलते हैं जो ये रेडिएशन को इमिट करता है कोई भी ब्लैक बॉडी या फिर अब्जॉर्व करता है, सॉरी इमिट करता है या अब्जॉर्व करता है, तो दोनों केसों में ये जो एनर्जी है वो डिस्क्रिएट होगी, जो कि प्लांक ने हाइपोथेसिस दी थी अपनी, और वो उसी हाइपोथेसिस के बेस पे ये रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट एग्जैक्टली मैच हो रहा था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्लांक का जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर प्लांक का हाइपोथेसिस नहीं लिया जाता तो फिर ये भी प्रूफ नहीं हो पाएगा और ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है उसे समझा ही नहीं पाएगा, मतलब समझा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आकर के यहाँ संतुष्टि हुई कि हाँ प्लांक हाइपोथेसिस था वो सही था और एक लेना पड़ेगा उसे ये समझ करके, क्योंकि उसका प्रूफ तो नहीं है कि एनर्जी डिस्क्रिएट होती है, तो फिर भी उसे लेना पड़ेगा हमें। तो ये मान करके यहाँ से एक नई ब्रांच के घोषणा हुई या फिर नई ब्रांच स्टार्ट हुई यहाँ से, जिसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स था। तो यहाँ से ये मानो आप कि इसके प्रूफ से यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसी के बेस पे हम एक और एक्सपेरिमेंट रहेगा अपना अगला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे समझेंगे। बट उसके ऊपर जाने से पहले हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जैसे ये अब प्लांक रेडिएशन लॉ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या देखा था कि जो रेले जीन्स का लॉ था या फिर वीन का लॉ था वो इस पार्ट को समझा पा रहा था, ऐसे करके इस पार्ट को, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वीन, और रेले जीन्स इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मतलब जो रेले जीन्स वीन्स लॉ था या फिर वीन्स रेडिएशन लॉ है, वो लोअर वेवलेंथ वाले को समझा पाया था, लोअर वेवलेंथ, ठीक है। और ऐसे ही अपने पास रेले जीन्स का था, रेले जीन्स का, तो रेले जीन्स ने क्या हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ के पार्ट को मतलब प्रूफ किया था या फिर उन्होंने संतुष्ट किया था उनके जो इक्वेशन थे उनको। तो अब ऐसा करते हैं अपन, इसी के अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं एक तो लोअर वेवलेंथ की और एक हायर वेवलेंथ की, और देखते हैं कि लोअर वेवलेंथ की कंडीशन से क्या रेले जीन्स जैसा लो निकलता है, वीन जैसा लो, रेडिएशन लो जैसा आता है या फिर नहीं, या फिर हायर वेवलेंथ के लिए हमारे पास रेले जीन्स जैसा लो निकलता है या नहीं, कि उन्होंने एक्चुअल में कि उनका लो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होता है या नहीं, अपन यहाँ से और देखते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है यहाँ के बाद कि प्लांक रेडिएशन लॉ से हमें ड्राइव करना पड़ सकता है वीन का लॉ और रेले जीन्स का लॉ, तो वो हम यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं अपन। ये प्लांक रेडिएशन लॉ लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, और इसमें फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, सॉरी, तो फॉर लोअर वेवलेंथ, केस फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें अपन, केस फर्स्ट फॉर लोअर वेवलेंथ, तो लोअर वेवलेंथ के लिए क्या होता है कि फॉर लोअर वेवलेंथ जो ये इसके अंदर HC अपॉन लेमडा KT है, वो क्या होगा, वेवलेंथ बहुत लोअर है, तो लोअर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोअर होने के कारण ये वैल्यू बहुत हाई होगी, तो ये ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसके ग्रेटर देन 1 के होने से जो e की पावर HC अपॉन लेमडा KT है और e के अंदर 1 है, वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, EHC अपॉन लेमडा KT, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और ये एक छोटी सी संख्या है, तो बड़ी में से एक छोटा एक नंबर जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको लगभग हम इसके इक्वल में लिख सकते हैं। तो फिर हम प्लांक रेडिएशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं इसे,
तो फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन लॉ तो फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन लॉ तो बताइए प्लैंक रेडिएशन लॉ, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओनली डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी, क्योंकि जो -1 था वो तो हट गया वहां से, तो इसको मैं पावर को ऊपर लिया तो ये माइनस में हो गई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने -1 और यहाँ आ जाएगा डी लेमडा। अब इसको और देखें अपन, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी, इसको मैं एक कांस्टेंट मान, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट है नहीं, 8 पाई एच सी चारों कांस्टेंट है ये, तो इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं ए अपॉन लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस, यहाँ देखो एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, लेमडा बढ़ रहा है, वेरी कर रहा है, के कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ तो वो ग्राफ बढ़ रहा था, तो ये लेमडा और टी वेरी कर रहे हैं, बाकी ये कांस्टेंट है अपॉन लेमडा टी डी लेमडा। तो वेयर ए एंड कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट एंड इज ए कांस्टेंट, इक्वेशन दे देते हैं इसे अपन 5, इक्वेशन 5 आर नोन एज वीन रेडिएशन लॉ। तो ये क्या है, वीन रेडिएशन का लॉ आ गया हमारे पास, कब, जब हमने वेवलेंथ को या फिर हमने इस वेवलेंथ को बहुत कम किया, तो ये आ गया लोअर वेवलेंथ के लिए। अब यहीं पे मैं डिस्कस करता हूँ हाइयर वेवलेंथ के लिए। तो फॉर हाइयर वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, देखना आप, यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको एडिट, ये क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा हाइयर वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना, चलो नीचे वाला मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। एट पाई एच सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लगभग 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, ठीक है, बिकॉज इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, हाँ अपॉन 2 ऐसे करते डे सो ऑन, इसका एक्सप्रेशन होता है या बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है इसका। तो यहाँ पर हम खत्म कर देंगे, लास्ट की जो आगे की टर्म है उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब होने के कारण। फिर आगे इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू, यहाँ पे था 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन एच सी, ये आ जाएगा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ लेमडा की पावर 5 है, 4 बचेगा, बाकी अपन लिख देंगे इसे। तो यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच, ये यहाँ से देखिए ये 4 बचेगा पावर, ये कट जाएगा, और एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के ची बचेगा, तो 8 पाई के टी, ऊपर के टी आ जाएगा, और अपॉन में लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। तो ये आपको देखा हुआ लग रहा होगा, ये क्या होता है हमारे पास, बिल्कुल सही, रेले जीन्स का हमारे पास क्या था, ये रेडिएशन लॉ हमने निकाला। तो दिस इज नोन एज रेले जीन्स रेडिएशन लॉ।
ठीक है। तो देखिए आपसे अगर ऐसा पूछा जाता है कि रेले जीन्स लॉ और वीन रेडिएशन लॉ क्या होते हैं, तब आपको वो तरीके से ही करना है जो पुराने वाले तरीके से हमने किया है कि कुछ ये रेले जीन्स का ये रेडिएशन लॉ ये होते हैं और फिर इनसे ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे वगैरह वगैरह। और बाकी अगर ये पूछा जाता है कि प्लांक रेडिएशन लॉ से ड्राइव कीजिए तो फिर हमें ये करना। कंडीशन देखो वहाँ पे केस ये क्या सेकेंड है, हाइयर, सॉरी फॉर हाइयर वेवलेंथ, फॉर हाइयर वेवलेंथ है ना, तो ये सेकंड केस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं। अब हमारे पास एक और लॉ बच गया, ध्यान हो तो कौन सा, स्टीफन बोल्ट्जमान का, तो वो और सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पे। तो चलो उसे भी सेटिस्फाई कराते हैं क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ भी एकदम सही था। तो चलिए इससे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को निकालते हैं अपन। फ्रॉम रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, तो थर्ड है अपने पास स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ radiation emitted from black body is या फिर in range between या फिर at temperature T in range बिटवीन न्यू या फिर न्यू ले लेते हैं, लेमडा लेते हैं, लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा इज कितना होता है, यू लेमडा। देन टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, अब वो यू लेमडा किस रेंज में, इस रेंज में एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास U इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू लेमडा डी लेमडा। तो डी लेमडा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो इसके बाद हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और यहाँ पे यू लेमडा की वैल्यू रखते हैं। या फिर आप कंटिन्यू कर लेना भाई इक्वेशन को, वो पीछे हमने जहाँ भी छोड़ी थी उसके आगे आगे कंटिन्यू कर लेना इसको। तो यू लेमडा पुट द वैल्यू ऑफ यू लेमडा, तो यू लेमडा की वैल्यू रखो 0 टू इन्फिनिटी, बताओ क्या थी, एट पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 इंटू डी लेमडा, ये थी। अब यहाँ से बाहर क्या आ रहा है, एट पाई एच सी बाहर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा लेमडा की पावर 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 इंटू डी लेमडा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। इसके लिए करते हैं कि लेट u इक्वल टू या फिर x इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा के टी। तो x इक्वल टू अगर लेमडा के टी है तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन एक्स के टी। तो फिर यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, तो डी लेमडा कितना आ जाएगा, क्योंकि डी लेमडा की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो डी लेमडा क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर के टी डी एक्स। तो चलिए ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट करते हैं और क्या आता है हमारे पास, u इक्वल टू एट पाई एच सी 0 से इन्फिनिटी, और ये देखिए 1 अपॉन लेमडा की पावर 5, लेमडा की पावर 5 मतलब ये x की पावर 5, k की पावर 5, t की पावर 5 अपॉन
h की पावर 5 c की पावर 5। फिर इसके बाद आ जाता है 1 अपॉन e की पावर x, ये x हो जाएगा पूरा -1। डी लेमडा की जगह क्या रखना है, डी लेमडा की जगह ये रखना है माइनस में, माइनस बाहर, माइनस यहाँ लगाते हैं बाहर, ये माइनस बाहर, और फिर ये आ जाएगा एच सी अपॉन एक्स स्क्वायर के टी इंटू डी एक्स। एक मिनट और देखिए भाई, ये लिमिट है ना, लिमिट चेंज होगी इसकी। इंटीग्रेशन हमने किया है, ये पहले क्या था, ये x इक्वल टू ये था, तो ये डी लेमडा में था, तो लेमडा अगर यहाँ पे 0 होता है तो x इन्फिनिटी होता है, और लेमडा यहाँ पे इन्फिनिटी होता है तो x 0 होता है। तो मतलब लिमिट रिवर्स हो जाएगी, लिमिट रिवर्स यानी इन्फिनिटी से 0। तो फिर ये माइनस है यहाँ पे, तो इसको वापस प्लस करने के लिए मैं वापस लिमिट को रिवर्स कर देता हूँ एट पाई ऐसी, और बाकी बाहर निकाल लेते हैं जो बाहर आएंगे। ये एक्स स्क्वायर है तो ये पावर 3 बचेगी यहाँ पे, ये के टी है पावर 4 के टी कैंसिल हो गया, और बाकी बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे बाहर आएगा के की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन एच की पावर 5 सी की पावर 5, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, एक एच सी और बच गया ना ये। तो चलो यहाँ पे पावर 4 कर देते हैं, पावर 4 इंटू डी एक्स, और यहाँ x का क्यूब आएगा, हाँ x की क्यूब, ये बच गया। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 0 से इन्फिनिटी x की क्यूब अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल। So the value of this integral is क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, नीचे लिख देता हूँ मैं, 0 से इन्फिनिटी x की क्यूब अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन, ये कितना हो गया, हाँ पाई अपॉन 15। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, सॉरी इसकी वैल्यू होगी पाई की पावर 4 अपॉन 15, इसकी वैल्यू होगी पाई की पावर 4 अपॉन 15। तो चलिए ये इसमें रखते हैं। तो कितना हो जाएगा फिर u इक्वल टू, तो u इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कुछ कट पिट रहा है क्या, और एक c और कट रहा है, यहाँ पे पावर 3 बच जाएगा बस। तो एट पाई h k की पावर 4 अपॉन h की पावर 4 c की क्यूब इंटू, एक मिनट, पाई की पावर 4 अपॉन 15 टी की पावर 4, तो यहाँ आ जाएगा एट पाई की पावर 5 एच के की पावर 4 अपॉन 15 एच की पावर 4 सी की क्यूब टी 4। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, बट यहाँ पे ये नहीं था स्टीफन रेडियंसन, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम ये था कि टोटल स्पेक्ट्रम एनर्जी किसकी प्रोपोर्शनल होती है, टी की पावर 4 के। तो ये एनर्जी डेंसिटी है ना, तो स्पेक्ट्रल एनर्जी, तो देखो, सो टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी, तो टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी को हम E इक्वल टू कैसे लिखते हैं, CU अपॉन 4, CU, हाँ तो आगे वैल्यू रखो, तो यहाँ पे U की वैल्यू पुट कर देते हैं, C अपॉन 4, U की वैल्यू हो जाएगी एट पाई की पावर 5 एच के की पावर 4 अपॉन 15 एच की पावर 4 सी की क्यूब टी 4। तो यहाँ पे एक और पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर बचेगा
और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो E इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 h k की पावर 4, अरे ये h भी तो कैंसिल हो रहा है ना यहाँ, ये हटा देते हैं, 15 h की क्यूब c स्क्वायर t की पावर 4। तो ये एक कांस्टेंट है, जैसे पता है आपको सिग्मा, और ये t की पावर 4, और यहाँ सिग्मा एक कांस्टेंट है जो कि किसकी वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई की पावर 5 के 4 15 अपॉन 15 h की क्यूब c स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। और यही हमारा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ आया था उससे हमने वीन रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, और हमने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ये सारे हमने ड्राइव किए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों से ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉडी का जो था सिस्टम यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के लिए। तो नया टॉपिक कौन सा होने वाला है, बिल्कुल सही, कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोले, या फिर हम ब्लैक बॉडी इतना पढ़ा दिया है, ब्लैक बॉडी, अब ब्लैक बॉडी आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसको अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम ध्यान नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।